Students, in the previous part, we talked about the different aspects of reproduction. हमने reproduction के बारे में general उसका definition आपको बता दिया था, उसके बारे में दो बहुत important features हमने आपको समझा दिया था, और उसके अलावा फिर हमने आपको ये बात समझाया था कि कैसे तीन अलग अलग टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, और जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया। अच्छा, अभी एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अंदर जो फीचर्स हैं बेसिकली, है ना, वो क्या क्या हैं कि जैसे उसमें यूजुअली भाई सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। यूजुअली क्या मतलब, सिर्फ एक ही पेरेंट का वहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरी बात, हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कहा कि वहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूजुअली नहीं होता है, गैमीट नहीं बनता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में गैमीट्स बनते भी हैं, जैसे एपोमिक्सिस में, है ना, वहाँ गैमीट्स बनते भी हैं, बट दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन। तीसरी बात, हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोला कि वहाँ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता वहाँ पर। और लास्टली फिर हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर नो और नेग्लिजिबल वेरिएशन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमने आपको बताया था पार्थेनोजेनेसिस के बारे में। ये एक बहुत यूनिक चीज़ है। पार्थेनोजेनेसिस में जो एग है या जो गैमीट है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में, बिना मेल पार्टनर के गैमीट के इन्वॉल्वमेंट के। मतलब मेल गैमीट फ्यूज ही नहीं करता है एग के साथ, डायरेक्टली ओवम डेवलप हो जाते हैं। डायरेक्टली ओवम डेवलप्स इनटू अ जाइगोट, इनटू एन एम्ब्रियो, है ना। जो जाइगोट है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, मतलब डायरेक्टली ओवम, ओवम से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो। मतलब हियर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली। यहाँ गैमीट्स बनते हैं, एग तो बन रहा है ना, एग ही से तो पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है, तो गैमीट यहाँ बन रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, और यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो रहे हैं वो पार्थेनोड्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है, लगभग ये 1745 में दिया था चार्ल्स बोनेट ने। चार्ल्स बोनेट गेव दिस कॉन्सेप्ट इन 1745। सो इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले, पूरा 1 घंटे का लेक्चर हम लोगों का इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर का मेन फोकस ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो हम लोग पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक तो पहुंच जाए, पूरा कवर तो कर ले, फिर एंड में जितने भी एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग फाइनली आ गए थे कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। यहीं पर मुझे लेकर के आना था आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि एकदम जीरो से स्टार्ट करके हम लोग डेप्थ में जाएंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आ गए थे। वहां हमने क्या आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कुछ केसेस में सिंगल पेरेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक साथ ही एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ बेसिकली इंडिविजुअल के मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ ही फ्यूज होते हैं, है ना। और उसके अलावा एक बात और हमने आपको बताया था, वहां पर फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है और वेरिएशन देखने को मिलता है, एंड वेरिएशन इज द मेन कॉज ऑफ एवोल्यूशन, है ना। और इसी वजह से ये बात याद रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है, ज्यादा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस। व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व वेरिएशन। वो वेरिएशंस डेवलप करता है आगे वाले स्पीशीज में, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एक्चुअली एवोल्यूशन। अब फाइनली एक बात और मैं आपको बताता हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मास्टरपीस ऑफ नेचर। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है एडमंड डार्विन। ये वो वाले डार्विन नहीं है, चार्ल्स डार्विन नहीं, दूसरे साइंटिस्ट हैं एडमंड डार्विन। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मास्टरपीस ऑफ नेचर। अब नेचर का एक ऐसा मतलब मास्टरपीस का मतलब बहुत ही यूनिक इवेंट है। मतलब 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दोनों के गैमीट्स बन रहे हैं, और दोनों के गैमीट्स जो बन रहे हैं वो भी मियोसिस से बन रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें वेरिएशन हो चुका है, और फिर दोनों गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, उससे एक ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों पेरेंट्स के इंपॉर्टेंट अच्छे बढ़िया वाले जीन्स एक साथ आ जा रहे हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो offspring is better as compared to both the parents, because the helpful genes are selected from both the parents, the useful genes are selected from both the parents to combine together in the offspring. offspring में दोनों parents के helpful genes को एक साथ combine करके offspring में डाला जाता है। ये बात याद रखिएगा। खैर, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में डिस्कस करने जा रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स में बेसिकली मैंने चैप्टर का नाम तो पहले लिख ही दिया था, बट लेट मी राइट इट अगेन। इन केस ऑफ ह्यूमंस के अंदर
जो सेक्सुअल, ऑब्वियस सी बात है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों एक्सटर्नली बाहर से दिखने में अलग हैं। सो मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स आर एक्सटर्नली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोला जाता है। वर्ड्स को पकड़ करके उसको तोड़ते हैं हम लोग। देखिए ह्यूमंस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ना। इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली, डाई मतलब दो, मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स, दो अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो इन ह्यूमन बींग्स देयर इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअली देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स, द मेल इंडिविजुअल एंड द फीमेल इंडिविजुअल। तो ये बात सभी लोग याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। डाई मतलब दो, मॉर्फ मतलब फॉर्म या फॉर्मेशन। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, द मेल इंडिविजुअल एंड द फीमेल इंडिविजुअल। तो यहां पर दो इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल इंडिविजुअल एंड द फीमेल इंडिविजुअल, द मेल एंड द फीमेल इंडिविजुअल, फीमेल इंडिविजुअल है ना, द मेल पेरेंट और द मेल इंडिविजुअल एंड द फीमेल इंडिविजुअल। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसको हम लोग देखिए अलग अलग पार्ट्स में बांट रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग का डिस्कशन चलेगा। पहले हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, बहुत डिटेल में। Then we will be talking about the gametogenesis in male, साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिस्कस करेंगे और फिर मेल्स में गैमीट्स कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। दो पार्ट। तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कंप्लीट डिटेल और फिर फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अब ये चार पार्ट्स हो गए, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन के अंदर बहुत डिटेल्स हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। या मेंस्ट्रुएशन पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स, है ना। हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में है डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट भी बहुत डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि डेवलपमेंट में से एक आउट ऑफ सिलेबस हम लोग कह सकते हैं या थोड़ा सा हट करके एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा गया था अभी 1-2 साल पहले, तो उसको भी हम लोग मतलब इसी वजह से उसको हर साल कवर करते हैं, है ना। वो क्वेश्चन भी अपना कवर हो गया था जिस साल 2018 में वो सवाल पूछा गया था, 2018 या 17 में, तो हम लोग का वो सवाल भी उस साल कवर हो गया था। और याद रखिएगा लास्टली फिर हम लोग पार्चुरेशन मतलब बेबी का बर्थ और लैक्टेशन के बारे में बात करें। तो फिर से एक बार पूरा चैप्टर का आउटलाइन आपको समझा देता हूं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फिर मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल का गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का गैमेट कैसे बनता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का गैमेट कैसे बनता है। पांचवा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन पढ़ लेंगे और मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर पूरा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद फिर पार्चुरेशन मतलब बेबी का बर्थ और लैक्टेशन। तो ये 8 पार्ट्स में हम लोग इस पूरे चैप्टर को बांटते हैं और एक एक करके सारे पार्ट को, तो पूरा चैप्टर का आउटलाइन दिमाग में होना चाहिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का गैमेट फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में, और डेवलपमेंट के बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट का मतलब वही एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, एंड देन फाइनली अबाउट पार्चुरेशन, बेबी का बर्थ एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। तो इस तरीके से लगभग 8 अलग अलग पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए उसके बारे में अभी बात स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को भी डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उसका भी एक बेस लेकर के मैं आता हूं। पहले सुनिएगा, मेल और फीमेल दो टाइप के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में सेक्सुअली, देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन ये दो अलग अलग फॉर्म पैदा कैसे होते हैं, है ना। मतलब कौन डिसाइड करता है कि किसी फीमेल को जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो मेल बेबी होगा या फीमेल बेबी होगा, ये कौन डिसाइड करता है। तो सबसे पहला डिसीजन लिया जाता है फर्टिलाइजेशन के वक्त। फर्टिलाइजेशन के वक्त मतलब मेल गैमीट 2 टाइप्स के हैं। मेल गैमीट 2 टाइप्स के मतलब मेल्स 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। आधे स्पर्म में X क्रोमोसोम है और 50% स्पर्म में Y क्रोमोसोम है।
फीमेल्स बस। तो ये बात आप सब लोग जानते हैं ना भाई, जो मेल्स हैं वो दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ऐसे स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और ऐसे स्पर्म हाफ या 50% ऐसे स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम इज फॉर मेलनेस एंड एक्स क्रोमोसोम इज यूजुअली फॉर फीमेलनेस। लेकिन जो फीमेल्स हैं, ये सिंबल याद रखिएगा सभी लोग, ये मेल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है और ये फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। और ये बात याद रखें कि जो बेसिकली मेल्स हैं उनमें दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो हमेशा एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करती हैं और हमेशा उसमें एक्स ही क्रोमोसोम होता है। सारे ओवम में एक्स ही क्रोमोसोम होगा। अब डिसाइड कैसे होता है, अगर ये वाला स्पर्म इस ओवम से फ्यूज किया तो किसका डेवलपमेंट हो गया, डॉटर का, फीमेल का, ये फीमेल बेबी का बर्थ होगा। और अगर कहीं मेल का ये वाला स्पर्म मतलब वाई जिसमें है वो वाला स्पर्म फ्यूज किया किसके साथ, एक्स के साथ या ओवम के साथ, तो यहां से वाई आया वहां से एक्स, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई, एंड दिस इज बेसिकली सन। तो इसका मतलब डिसाइड, फीमेल तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम देंगी, लेकिन मेल्स या तो एक्स देगा और अगर एक्स देगा तो डॉटर हो जाएगी, और अगर मेल वाई देगा तो एक्स और वाई मिलकर के सन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब डिसाइड कौन करता है कि ऑफस्प्रिंग क्या होगा, इट इज डिसाइडेड बाय द मेल पेरेंट। एक्चुअल में मेल पेरेंट को खुद नहीं पता कि उसका कौन सा वाला स्पर्म जाकर के फ्यूज करेगा, बट देन ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी कि मेल इंडिविजुअल शायद एक्स वाला स्पर्म उसका ज्यादा एक्टिव है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा रिसर्च से पता भी चला है कि एक्स जिस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है ना, ये वाले स्पर्म ये वाले ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये वाले कंपेरेटिवली थोड़ा कम एक्टिव होते हैं। इसी वजह से फीमेल्स की पॉपुलेशन पूरे दुनिया में मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है। और भी इसके और भी रीजंस है, कई रीजंस, बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, बट नो वन नोज कि क्या मतलब कब एक्स वाला स्पर्म फ्यूज करेगा, कब वाई वाला स्पर्म फ्यूज करेगा, बट देन ऑल्सो इट इज डिसाइडेड बाय द मेल पेरेंट। फीमेल से तो एक्स ही आना है हमेशा, और अगर मेल ने एक्स दे दिया, फीमेल से तो एक्स ही आना है तो डॉटर, अगर मेल ने वाई दे दिया, वाई वाला स्पर्म, और फीमेल से तो एक्स ही आने वाला है तो एक्स और वाई मिलकर के सन। तो इसका मतलब द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द फादर और द मेल पेरेंट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो तो सेक्स वहां डिसाइड हुआ। तो यहां पर पहली बात यही मैं लिखता हूं कि द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, है ना, यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सेक्स of the offspring is determined by the father or male parent at the time of fertilization. At the time of fertilization. तो ये बात याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के वक्त ही सेक्स का डिसीजन होता है, सेक्स डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द फादर और द मेल पेरेंट। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। और कब डिसाइड होता है वो वाली बात मेन है, फर्टिलाइजेशन के वक्त। तो फर्टिलाइजेशन के वक्त तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, लेकिन अब याद रखिएगा जो इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है मदर के वॉर्म में, लगभग 7 हफ्ते तक उसमें ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। मतलब वो 7 हफ्ते तक, 7 वीक्स तक, इट इज नाइदर अ मेल, इट इज नॉट अ फीमेल। और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप, टेस्टिस डेवलप करना है या ओवरी डेवलप करना है। इसका मतलब पहले जब बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया ना, लेकिन 7 हफ्ते तक कोई क्लू नहीं होता है कि मेल में डेवलप होने वाला है। बाहर से देख करके अल्ट्रासाउंड वगैरह किसी तरीके से पता नहीं चल सकता कि मेल में डेवलप होने वाला है, फीमेल में डेवलप होने वाला है। हाँ, अनटिल अनलेस हम लोग क्रोमोसोम का एनालिसिस कर लें, कैरियोटाइपिंग कर लें, एम्नियोसेंटेसिस वगैरह कर लें, लेकिन उसके अलावा हमें देख करके अल्ट्रासाउंड वगैरह से नहीं पता चल सकता कि जो बेबी डेवलप हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि कोई ऑर्गन अभी डेवलप ही नहीं हुआ है, ना टेस्टिस ना ओवरी, 7 हफ्ते। तो उसका पूरा मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं कि वो ठीक है, ये डिसीजन तो यहां से ले लिया गया, लेकिन वो डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन जाकर के 7 हफ्ते के बाद होता है। भाई डिसीजन तो वो ले लिया गया, कैसे एक्स क्रोमोसोम में तो ये तो डिसाइडेड है कि वो फीमेल में डेवलप होनी है, ओवरी बनना है, लेकिन एक्स वाई है वो तो डिसाइडेड है पहले से कि वो टेस्टिस बनना है। लेकिन वो डिसीजन फॉलो कब होगा, 7वें हफ्ते के बाद।
7वें हफ्ते से पहले पहले तक अंदर से डिसाइडेड तो है, लेकिन अब वो डिसीजन अप्लाई नहीं हुआ, अभी टेस्टिस और या ओवरी अभी बना नहीं है। बात समझ गए ना? तो याद रखिएगा, सबसे पहले लगभग 4 हफ्ते में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है एम्ब्रियो में, उसको हम लोग कहते हैं जेनाइटल रिज, इज कॉल्ड एज जेनाइटल रिज। ये लगभग का 4 वीक्स में, 4 वीक्स में ये एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको क्या कह देते हैं? जेनाइटल रिज कह देते हैं। ये जेनाइटल रिज फिर डेवलप होता है लगभग 7 वीक्स तक। इट डेवलप्स इनटू अ बाई पोटेंशियल गोनाड। बाई पोटेंशियल, इसका मतलब समझ लीजिए, बाई मतलब दोनों और पोटेंशियल मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है ना? बाई पोटेंशियल गोनाड, उसके अंदर पोटेंशियल है, मतलब वो मेल में भी डेवलप हो सकता है। मतलब वो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर कॉमन है। कॉमन का मतलब समझिए कि एक, जैसे ऐसे आप समझ लीजिए जैसे क्ले है, हम क्ले से मान लीजिए हम लोग ट्री भी बना सकते हैं, हम लोग क्ले से घर भी बना सकते हैं। तो अभी क्ले, अभी उससे बना नहीं है घर, या क्ले मतलब समझ ना, मिट्टी से कई बार छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो उससे पेड़ बना देते हैं, कभी घर बना देते हैं, तो अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी क्ले है। लेकिन क्ले से घर बनेगा या पेड़ बनेगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली। तो यहाँ पर भी वो स्टेप है जिसमें अभी ना टेस्टिस ना ओवरी, ये दोनों ही नहीं बना हुआ है, और ये लगभग 7 हफ्ते तक की बात है, अप टू अबाउट 7 वीक्स एंड एन एवरेज बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रिक्ट तो नहीं है हर किसी में एकदम एग्जैक्टली 7 डे तक, है ना? इट्स एन एवरेज पॉइंट। बात समझ रहे हैं ना? और मैं आपको बता दूं, ये बाई पोटेंशियल गोनाड में 2 अलग अलग टाइप के डक्ट्स भी पाए जाते हैं। 2 अलग अलग टाइप के डक्ट्स मतलब एक होता है Wolffian duct and the other one is Mullerian duct. The other one is Mullerian duct. आपने पढ़ा है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा क्या एपिडाइडमिस होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, पूरा ये चीज पढ़ा है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अलावा भी तो और भी पार्ट्स होते हैं, ट्यूब्स जिसके जरिए स्पर्म फ्लो करता है, पास करता है। पास डिफरेंस है, एपिडाइडमिस है, वास एफरेंशिया, वो सब तो पढ़ा है ना, वो सब इसी से डेवलप होता है, वॉल्फियन डक्ट से। तो वॉल्फियन डक्ट भी है जिससे पूरा बेसिकली वास डिफरेंस वगैरह डेवलप हो, और मुलेरियन डक्ट भी है। मुलेरियन डक्ट से क्या डेवलप होता है? द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्यूल। तो दोनों की तैयारी है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डेवलप हो सकता है, फीमेल। अभी डिसीजन की, अभी मतलब ऑर्डर के इम्प्लीकेशन की जरूरत है। बात समझ गए ना? ये जो वॉल्फियन डक्ट है उससे आगे किसका डेवलपमेंट होने वाला है? इससे स्पर्म डक्ट का। स्पर्म डक्ट मतलब समझ गए ना, जो स्पर्म जिससे फ्लो करेगा। और मुलेरियन डक्ट से किसका डेवलपमेंट होना है? इससे ओविडक्ट का डेवलपमेंट होने वाला है। ओविडक्ट मतलब क्या? ओवम जिससे पास करेगा। लेकिन अभी ये तो मैं आपको बता दिया, दोनों ही है बाई पोटेंशियल गोनाड। और लगभग 8वें हफ्ते में ये डिसीजन का इम्प्लीकेशन होता है, ऑर्डर फॉलो किया जाता है। कब? लगभग 8 वीक में। तो यहां पर मैं कह दूं, आफ्टर अबाउट 8 वीक्स, लगभग 8 वीक के बाद अगर इंडिविजुअल के अंदर XX क्रोमोसोम है तो अलग पाथवे फॉलो होगा, और अगर Y क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है, तो अलग पाथवे फॉलो होगा। ये जो Y क्रोमोसोम है ना, ये सब लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। देखिए यहाँ पर मैं बना करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिस इज द X क्रोमोसोम, ये बड़ा होता है। X क्रोमोसोम को देख करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो X क्रोमोसोम है इट इज कंपेरेटिवली लॉन्गर इन साइज, और जैसे 2X है तो इस तरीके से 2 हमने इसी तरीके से एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना दी। लेकिन अगर हम लोग Y क्रोमोसोम यहाँ पर बनाए तो Y क्रोमोसोम इज कंपेरेटिवली शॉर्टर, इसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है। यहाँ तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे बना दिया है, बट इट इज क्वाइट स्मॉल। तो XX क्रोमोसोम है तो 2X यहाँ देख रहे हैं आप, XY तो एक ये X है और एक Y। और Y क्रोमोसोम पर एक बहुत ही स्पेशल जीन पाई जाती है, और उस जीन को हम लोग कहते हैं SRY जीन। SRY जीन, SRY, S का मतलब सेक्स, R का मतलब रीजन, Y का मतलब ऑफ Y क्रोमोसोम। तो सेक्स रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, SRY जीन। और ये SRY जीन एक फैक्टर बनाती है जिसका नाम है TDF। एंड व्हाट इज TDF? इट इज टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। TDF क्या है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और ये जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये क्या डेवलप करवाएगा? ये टेस्टिस का डेवलपमेंट करवाएगा। इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस।
और टेस्टिस के अंदर दो बहुत स्पेशल टाइप के सेल्स हैं, सब लोग याद करिए। अगर आपने क्लास 11th में जो बेसिकली केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो तो बेसिकली जो चैप्टर्स रह गए वो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इसके बारे में भी और डिटेल में आप आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। टेस्टिस के अंदर एक सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग कह देते हैं सर्टोली सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स एक हार्मोन, एक फैक्टर निकालता है और इस फैक्टर का नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये बात आप समझ ही गए यहां से, एंटी मुलेरियन हार्मोन, मुलेरियन डक्ट क्या डेवलप करने वाला था, ओविडक्ट, लेकिन जैसे ही वाई क्रोमोसोम आया, वाई क्रोमोसोम पर एसआरवाई जीन आई, एसआरवाई जीन ने टीडीएफ बनाया, टीडीएफ से टेस्टिस बना, टेस्टिस में सर्टोली सेल्स है और सर्टोली सेल्स एक हार्मोन निकाल रहे हैं जिसका नाम है एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करेगा, मैंने क्या बोला था, एक ऐसा पॉइंट था 7वें हफ्ते तक दोनों था, मुलेरियन डक्ट भी वोल्फियन डक्ट भी, लेकिन अब जब वाई क्रोमोसोम है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होना है ना, तो फीमेल वाले जितने पार्ट्स हैं वो सब खत्म होने हैं, उसको सप्रेस करना है। तो ये देख लीजिए, उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो मुलेरियन डक्ट को खत्म कर देगा ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट का कोई स्कोप ही ना रह जाए। बात समझ गए ना? तो ये बात याद रखिएगा, सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन ये क्या करेंगे, दे विल सप्रेस the development of मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट सप्रेस कर देंगे, मतलब उसको बेसिकली खत्म कर देंगे, सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट। और एक और टाइप के सेल्स हैं टेस्टिस के अंदर जो बने हैं, एंड दे आर लेडिक सेल्स। और लेडिक सेल्स के बारे में तो बात बताई जाती है कि जो मेल में सेक्स हार्मोन है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, मतलब एंड्रोजन कॉमन नाम है, लेकिन उसका जो सबसे कॉमन, सबसे डोमिनेंट हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्दर डेवलपमेंट करता है, गैमेटोजेनेसिस वगैरह करता है। और अगर यहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम, इन द absence of Y chromosome, there is no SRY gene। जब SRY gene नहीं है तो बेसिकली पूरा डेवलपमेंट बेसिकली वहां पर क्या हो जाएगा, in the absence of Y chromosome the system will by default develop into a female reproductive system, है ना। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाय डिफॉल्ट डेवलप हो जाएगा और वाई क्रोमोसोम नहीं होगा। और वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो ये जो बेसिकली वॉल्फियन डक्ट है वो भी सप्रेस होकर के वो भी पूरा बेसिकली खत्म हो जाएगा। तो ये बात सभी लोग याद रखें कि लगभग 4 हफ्ते में एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका नाम है जेनाइटल रिज, और जेनाइटल रिज से 7वें हफ्ते तक एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसका मतलब जिसको हम लोग बाई पोटेंशियल गोनाड कह रहे हैं। ये ना टेस्टिस है और ना ये ओवरी है, मतलब ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दोनों को डेवलप कर सकता है। नाम से समझ में आ रहा है बाई पोटेंशियल, इसके अंदर दोनों चीज को डेवलप करने का पोटेंशियल है, दोनों चीज को डेवलप, ओवरी को भी डेवलप कर सकता है और टेस्टिस को भी डेवलप कर सकता है, ये दोनों को डेवलप कर सकता है। और मैंने आपको बताया इसमें वॉल्फियन डक्ट भी है, मुलेरियन डक्ट भी। इसको याद रखने का तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं, ये मेल्स में होता है, मेल्स में जो वॉल्फियन डक्ट है वो स्पर्म डक्ट बनाता है, और वॉल्फ मतलब वुल्फ से आप याद रख सकते हैं इट्स वॉलेंट एंड दैट बिहेवियर इज सिमिलर टू दैट ऑफ मेल्स, वॉलेंट बिहेवियर। तो वहां से आप याद रख सकते हैं मेल्स में वॉल्फियन डक्ट और फीमेल्स में मुलेरियन डक्ट ओविडक्ट बनाता है, दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इस मूवमेंट पर। अब डिसाइड होता है अगर XY क्रोमोसोम है या XX क्रोमोसोम है। अगर XY क्रोमोसोम है तो Y क्रोमोसोम पर एक जीन है जिसका नाम SRY जीन। SRY जीन क्या बनाती है, TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिसाइड करने वाला फैक्टर। ये कौन बनाएगा, SRY जीन। ये जीन कहां पर है, ये Y क्रोमोसोम पर है। तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या बनवाता है, टेस्टिस। और टेस्टिस में दो टाइप के सेल्स हैं, एक सर्टोली सेल्स है एंड लेडिक सेल्स हैं। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे जिसका मतलब टेस्टोस्टेरोन से फिर बेसिकली पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डेवलपमेंट होगा और गैमेटोजेनेसिस वगैरह होगा। लेकिन जो सर्टोली सेल्स है वो एक फैक्टर बनाते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट को सप्रेस करता है ताकि बाय डिफॉल्ट कहीं ऐसा ना हो जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डेवलप होने लगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ।
तो एक को डेवलप करना है, दूसरे को सप्रेस करना है, तभी तो बेसिकली मेल होगा या फीमेल होगा इंडिविजुअल, दोनों नहीं हो सकता है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आता है 8वें हफ्ते के बाद ये डिसाइड होना होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा, टेस्टिस बनेगा या फिर ओवरी बनेगी। तो ये डिसाइड कैसे होता है मैंने आपको बता ही दिया कि अगर वाई क्रोमोसोम है तो SRY जीन है, SRY जीन है तो TDF है, TDF है तो टेस्टिस बनेगा, टेस्टिस बनेगा तो सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स बनेंगे, सर्टोली सेल्स बनेगा तो एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा, और एंटी मुलेरियन हार्मोन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट सप्रेस हो जाएगा और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाएगा। और अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है, absence of Y chromosome, the system will by default develop into a female reproductive system. जो सिस्टम है वो बाय डिफॉल्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप हो जाएगा अगर 2 X क्रोमोसोम्स हैं, अगर Y क्रोमोसोम नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम द सिस्टम विल बाय डिफॉल्ट डेवलप इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बात समझ गए ना। तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है तो वो तो फर्टिलाइजेशन के वक्त हुआ है, मेल पेरेंट ने डिसाइड किया कौन सा स्पर्म भेजा है, लेकिन वो डिसाइड होने के बाद उस डिसीजन का एप्लीकेशन कब हुआ? 8वें हफ्ते के बाद। 8वें हफ्ते से पहले पहले वो इंडिविजुअल जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसमें इक्वल कैपेसिटी थी कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करे, इक्वल कैपेसिटी थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करे। वो तो वहाँ डिसाइड यहाँ से हुआ कि वाई क्रोमोसोम है या नहीं। अगर है तो SRY जीन है, SRY जीन है तो TDF है, TDF है तो टेस्टिस है, टेस्टिस है तो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट सप्रेस हो जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होगा। और अगर SRY जीन नहीं है, मतलब अगर Y क्रोमोसोम नहीं है और SRY जीन नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ Y क्रोमोसोम द सिस्टम विल डेवलप इनटू अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये बात याद रखें, ये SRY जीन सबसे इंपॉर्टेंट है, Y क्रोमोसोम से भी ज्यादा। इंग्लैंड में कुछ ऐसे मेल्स मिले हैं जिसमें 2 X क्रोमोसोम होता है। तो आप कहेंगे सर तो वो मेल बने कैसे अगर 2 X है? एक्चुअल में उनके अंदर SRY जीन टूट करके किसी तरीके से X क्रोमोसोम पर जुड़ गई थी, या किसी बंदे के अंदर अगर एक X और एक Y क्रोमोसोम है वो फीमेल भी हो सकता है। कैसे? अगर SRY जीन किसी वजह से डिलीट हो जाए उस बंदे के अंदर से तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो डेवलप ही नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें डिफॉर्मिटीज होती हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ तो हमने आपको समझा दिया। अब फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग स्टार्ट करेंगे टू टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट्स के बारे में, एंड देन अबाउट गैमेटोजेनेसिस विल बी टॉकिंग अबाउट। बात समझ गए ना? तो ये बात सभी लोग याद रखिएगा। यहीं पर आज के डिस्कशन को हम लोग रोकते हैं और फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू।